हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स की। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पहले लेक्चर में हमने देखा था कि जो मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है या जो सॉल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन है वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू होता है, जैसे कि पेसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो जनरली किसी कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन या किसी एटीपी पावर्ड पंप या पंप्स के थ्रू ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये हमने देखा था। इनमें जनरली आयंस, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन या स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, यूरिया, अमाइनो एसिड्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हमने देखा था जो कंपेरेटिवली बड़े सिंपल और जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो था वो काफ़ी कम था। लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसे मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है जिनका साइज कंपेरेटिवली बड़ा है, जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जनरली हम कैरियर या चैनल प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो इनका जो मैकेनिज्म है वो टोटली डिफरेंट है सॉलिड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जनरली ये वेसिकल मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसमें छोटे छोटे वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है। और अगर वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है और ये रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स को अगर सेल से बाहर लेकर के जाना है तो उसे हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस, और अगर किसी मॉलिक्यूल को अगर अंदर लेकर के आना है तो उसे हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। तो बेसिकली अगर मैक्रो मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो उसके दो मैकेनिज्म है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, जो कि वेसिकल मीडिएटेड है। इसको हम इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं: एंडोसाइटोसिस, अपटेक ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल; एक्सोसाइटोसिस, रिलीज ऑफ सब्सटेंस। और अगर एंडोसाइटोसिस को अगर हम उसके नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई करें कि वो किस तरीके के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अगर वो मॉलिक्यूल सॉलिड है तो हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस, इसीलिए हम इस फेगोसाइटोसिस को कहते हैं सेल ईटिंग। पिनोसाइटोसिस, अगर मैक्रो मॉलिक्यूल है वो अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। जनरली पिनोसाइटोसिस को मैकेनिज्म के बेसिस पे हम 4 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। पहला है मैक्रो पिनोसाइटोसिस, जिसमें कुछ नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स का नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होगा, बेसिकली लिक्विड मॉलिक्यूल्स का। सेकेंड है क्लैथरीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जिसमें क्लैथरीन जो प्रोटीन है, क्लैथरीन प्रोटीन जो वेसिकल को कोट करेंगे, इसीलिए उसको हम कहते हैं क्लैथरीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। थर्ड है कैवियोलिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। कैवियोलिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो लिपिड ड्राफ्ट हमने जो कि पढ़ा था, उसमें कुछ कैवियोलिन नाम के प्रोटीन होते हैं, वो वेसिकल को कोट कर देते हैं और उसके थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। फोर्थ टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इन प्रोटीन से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इसे हम क्लैथरीन कैवियोलिन इंडिपेंडेंट पिनोसाइटोसिस कहते हैं। इसमें इन दोनों प्रोटीन्स को छोड़ के कुछ दूसरे प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं पिनोसाइटोसिस के लिए। ऐसे ही अगर हम बात करें एक्सोसाइटोसिस की तो उसको हमने 2 ग्रुप में क्लासिफाई करके रखा हुआ है। कंस्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस, जो कि कंपेरेटिवली नॉन स्पेसिफिक एक्सोसाइटोसिस है। और अगर हम दूसरा रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस की बात करें तो ये कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स जैसे एंडोक्राइन सेल्स, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में ये होता है, जहाँ पर काफ़ी रेगुलेटेड मैनर में ये हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। एंडोसाइटोसिस जो है वो एक एटीपी ड्रिवन या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेकर के आना है जिसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। बेसिकली इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इन्वेजिनेशन बनाती है जो बाद में एक वेसिकल का स्ट्रक्चर ले लेता है। इसे इंट्रोड्यूस कराया था क्रिश्चियन डी डिवेविल 1963 में, और इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो ये बेसिकली एटीपी रिक्वायरमेंट होती है, इसमें सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इन्वेजिनेशन बनाती है जो बाद में एक वेसिकल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल में कन्वर्ट हो जाती है। जनरली ये जो होता है वो न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए, रिसेप्टर रेगुलेशन के लिए, इम्यून डिफेंस के लिए और सेल सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली इसमें जो एक मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होकर के एक वेसिकल का फॉर्मेशन कहती है, जिसे हम अर्ली एंडोसोम कहते हैं। बाद में ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज होकर के फेगोलाइसोसोम बना लेता है या एंडोलाइसोसोम बना लेता है।
जैसा कि मैंने कहा था फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस का मतलब है सेल ईटिंग। तो इसमें मॉलिक्यूल जो भी ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे वो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे। जनरली ये भी बेसिकली एटीपी ड्रिवन प्रोसेस है, क्योंकि हम इसको एंडोसाइटोसिस में ही पढ़ रहे हैं। ये जनरली कुछ प्रोफेशनल सेल्स हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, मोनोसाइट, माइक्रोग्लिया, ऑस्टियोब्लास्ट, ये सारी सेल्स जो है, जो कि इम्यून सिस्टम की सेल्स है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फेगोसाइटोसिस के लिए। और जो भी ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी जो बेसिकली फॉरेन पार्टिकल्स हैं या हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को ये फेगोसाइटोसिस करके इलिमिनेट करती है। अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें तो बड़ा ही सिंपल मैकेनिज्म है, जैसा कि किसी अमीबा के अंदर होता है। एक फेगोसाइटिक सेल जो न्यूट्रोफिल भी हो सकती है, मैक्रोफेज भी हो सकती है, किसी पैथोजन को एक मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन के थ्रू अंदर लेती है। उसके बाद यहाँ पर ये इन्वेजिनेशन एक वेसिकल में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम कहते हैं फेगोसोम। और जब ये फेगोसोम एक लाइसोसोम से फ्यूज जाता है तो सब कहते हैं फेगोलाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम अपने कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करेगा, या इसके डिफरेंट मैकेनिज्म जैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन की स्पीशीज आदि, इसका भी फॉर्मेशन होकर के उसको किल करेगा। और जो भी रेसिडुअल पार्ट होता है उसे ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसे एलिमिनेट कर देगा। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है इसका। अगर इसके मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो इसमें कुछ प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम रो फैमिली के जीटीपीस कहते हैं। जीटीपीस इसलिए क्योंकि इसमें जो जीटीपी का हाइड्रोलिसिस करते हैं ये प्रोटीन, इसलिए हम इसको जीटीपीस कहते हैं। इस कैटेगरी के जनरली जो प्रोटीन्स हैं वो साइटोस्केलेटन के पॉलीमराइजेशन, क्योंकि अगर यहाँ पर मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करना है तो वहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन होगा वो एक्टिन मॉलिक्यूल्स के थ्रू होगा, और वो बेसिकली साइटोस्केलेटन का पार्ट है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर इन्वॉल्व है जिनको हम रो जीटीपीस कहते हैं। इस फैमिली के अंदर जीटीपीस में RAC1, CDC42, RH01 या RO1 जिसको कहते हैं, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। अब इनके अगर हम फंक्शन की बात करें तो RAC1 का काम होता है एक्टिन का पॉलीमराइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉड मेम्ब्रेन बेसिकली वो एक्सटेंशन का फॉर्मेशन करते हैं ये। और CDC42 की अगर बात करें तो ये फिंगर लाइक फिलोपोडिया और मेम्ब्रेन को डायरेक्ट करते हैं एक एक्सटेंशन क्रिएट करने के लिए, जिससे कि हम किसी फॉरेन पार्टिकल को इन्गल्फ कर सके। RO1 जो है वो एक प्रकार का RHO एसिड काइनेज है। काइनेज का काम होता है किसी भी मॉलिक्यूल का फॉस्फोराइलेशन करना, तो फॉस्फेट के एडिशन और में ये पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इस एंजाइम को हम कहते हैं रो एसोसिएटेड काइनेज। अगर इसके मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को अगर हम एक डायग्रामेटिक वे में समझने की कोशिश करें तो जो भी मॉलिक्यूल है या जो भी फॉरेन पार्टिकल है, हमको बेसिकली इसको एक इम्यूनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझाने की कोशिश की है कि सपोज अगर कोई फॉरेन बैक्टीरिया है तो वो बाइंड कर सकता है डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस हुए FC रिसेप्टर जो कि के थ्रू बाइंड कर सकता है। बेसिकली हर बैक्टीरिया के अंदर कुछ पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको बाइंड करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस से जो कि बेसिकली फेगोसाइटिक सेल्स है वो कुछ रिसेप्टर एक्सप्रेस करेगी। तो या तो वो कॉम्प्लीमेंट से कोटेड रहेगा, ऑप्शनाइज फॉर्म में रहेगा, तो वो उसे कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर बाइंड कर लेंगे या एप्सिड रिसेप्टर बाइंड कर लेंगे। ये बाइंडिंग जो है वो डिफरेंट सेल में डिफरेंट टाइप की हो सकती है। अल्टीमेटली इसको समझाने का मतलब यही है कि कोई भी जो बैक्टीरिया या किसी भी मॉलिक्यूल को एंडोसाइटोसिस किया जाना है तो उसकी सरफेस पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होना चाहिए जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सरफेस है वो रिकग्नाइज कर सके। देन सेकेंड फेज में क्या होगा कि जो भी मॉलिक्यूल रिकग्नाइज हुआ है वहाँ पर ये जो प्रोटीन्स है जो हमने पढ़ी थी, जो रेगुलेट कर रहे थे किसको, एंडोसाइटोसिस को, जिसको हमने 3 कैटेगरी में पढ़ा था। RAC1 जो एक्टिन पॉलीमराइजेशन कराएगा, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो एक्सटेंशन हो रहा है वो एक्टिन के फिलामेंट्स के थ्रू हो रहा है, तो इनको पॉलीमराइजेशन कराने का जो काम कर रहा है वो है RAC1। सेकेंड जो प्रोटीन है जिसको हम CDC42 GTP प्रोटीन कह रहे हैं, ये फिलोपोडिया का फॉर्मेशन और उसके डायरेक्शन, उसको देखिए ये जो एक्सटेंशन हो रहा है ये इसकी वजह से हो रहा है। RH जो प्रोटीन है वो एक्टोमायोसिन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि बाद में इसी से वेसिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस चीज़ को ये रेगुलेट करते हैं। उसके बाद जब ये प्रोटीन्स पॉलीमराइज हो गए, ये एक्सटेंशन जो है वो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या उस मॉलिक्यूल के पास या उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के चारों तरफ उसने एक लाइनिंग क्रिएट कर ली, उसके बाद इससे एक वेसिकल का फॉर्मेशन होगा।
इस वेसिकल को हम कहते हैं फेगोसोम, जो कि लाइसोसोम से फ्यूज होकर के फेगोलाइसोसोम बना लेगा। और फिर डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू या तो उसकी किलिंग होगी, जैसे कि लाइसोसोमल एंजाइम है तो उसको किल करेंगे, या कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इस बैक्टीरिया को किल करेगी। जो पार्ट किल हो जाएंगे और जो रेसिडुअल पार्ट होगा उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये एक मैकेनिज्म है फेगोसाइटोसिस का, जिसका हमने डिफरेंट प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट्स देख लिया है जिसके अंदर। सेकेंड मैंने बताया था कि अगर मॉलिक्यूल्स जो है वो अगर लिक्विड फॉर्म में है और लिक्विड फॉर्म के थ्रू अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उसे हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये पिनोसाइटोसिस डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू होता है, जिसको हम देखेंगे। जैसे कि पहला है मैक्रोपिनोसाइटोसिस। ये एक नॉन सेलेक्टिव अपटेक है जिसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को अंदर लिया जाता है। प्रोड्यूस लार्ज वेसिकल जिनका जो साइज है 0.2 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इसमें ये विद एक्टिंग साइटोस्केलेटन की रिमॉडलिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये भी इम्यून सिस्टम, इम्यून सर्विलेंस, न्यूट्रिएंट अपटेक और कैंसर सेल मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकेंड जो सबसे वेल स्टडीड और सबसे वेल नोन जो पिनोसाइटोसिस है वो और फेमस बेसिकली मैं कहूँगा क्लैथरीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च हुआ है। बेसिकली इसलिए मैंने लिखा है इसको मोस्ट एक्सटेंसिव स्टडी रिसेप्टर मीडिएटेड पाथवे। इसमें क्लैथरीन कोटेड पिट्स के थ्रू एक वेसिकल का फॉर्मेशन होता है और वो वेसिकल किसी मॉलिक्यूल को अंदर लेती है। इसमें कुछ एडाप्टर प्रोटीन भी इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम देखेंगे। और अगर इसकी प्रोसेस को हम डायग्रामेटिक समझने की कोशिश करने के पहले हम बात करते हैं कि क्लैथरीन क्या होता है। एक क्लैथरीन वो मॉलिक्यूल है जो उस मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक कोटिंग तैयार करता है। बेसिकली एक प्रकार का एक ट्राइकिलियन स्ट्रक्चर जैसा ये फॉर्म करता है, जो कि बेसिकली 3 लाइट चेन, जो कि ग्रीन में दिख रही है, और 3 हैवी चेन, ये 3 लाइट चेन और 3 हैवी चेन से मिलकर के बना होता है। द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द क्लैथरीन कोट, ईच ट्राइकिलियन कंसिस्ट ऑफ 3 कैथलिक हैवी चेन्स एंड 3 क्लैथरीन लाइट चेन्स, गिविंग द थ्री लेग स्ट्रक्चर अपीयरेंस। बेसिकली ये ही स्ट्रक्चर है जो इस मेम्ब्रेन को पूरी तरह से कोट करेगा और एक पॉलीहेड्रल का फॉर्मेशन करेगा, और यही रिस्पॉन्सिबल होगा किसी मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये हमने क्लैथरीन देख लिया। दूसरा मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि कुछ एडाप्टर प्रोटीन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इस क्लैथरीन कोटेड वेसिकल के रिकॉग्निशन में। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एडाप्टर प्रोटीन का काम क्या है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्लैथरीन कोटेड जो वेसिकल है, ये डायरेक्ट जो मॉलिक्यूल है वो क्लैथरीन मॉलिक्यूल्स है, तो इनके बीच में ऐसा मीडिएटर का काम या कनेक्शन का काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, कनेक्ट क्लैथरीन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, recognize and bind specific cargo receptor in the membrane, recruit clathrin tricalians to site of vesicle formation and ensure the selective uptake of cargo molecules। तो ये एडाप्टर प्रोटीन के फंक्शन है। जब ये रिकॉग्निशन हो गया तो डायनामिन नाम का एक जो प्रोटीन होता है, जब ये क्लैथरीन बन चुका तो उस बडिंग को पिंच ऑफ करने का काम करता है। जब ये देखिए इस तरीके की जो वेसिकल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी हुई है उसको यहाँ से कट करने का काम जो करेगा वो डायनामिन नाम का प्रोटीन करेगा। ये भी एक प्रकार का जीटीपीज है और इस प्रोसेस में जीटीपी हाइड्रोलिसिस की आवश्यकता होती है। तो जब वेसिकल बन गई क्लैथरीन कोटेड तो उसको कट करने का जो काम करेगा वो डायनामिन नाम का प्रोटीन करेगा। नेक्स्ट आता है इसमें और 2 प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं जो बेसिकली इस क्लैथरीन कोटेड वेसिकल की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि HSC70। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है ये एटीपी डिपेंडेंट मॉलिक्यूलर चैपेरॉन है। चैपेरॉन क्या होते हैं? चैपेरॉन एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। बाइंड टू द क्लैथरीन कोट आफ्टर वेसिकल इंटरलाइजेशन, फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ क्लैथरीन कोट। बेसिकली अगर एक सिंपल वर्ड में, अगर मैं एक लाइन में अगर इसका फंक्शन आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो HSC70 जो मॉलिक्यूल है वो अनकोटिंग का काम करता है, क्लैथरीन वेसिकल की अनकोटिंग का काम करेगा। अलाउ द वेसिकल टू फ्यूज विथ अर्ली एंडोसोम, और वो एंडोसोम से फ्यूज करने में हेल्प करेगा। सेकेंड है ऑक्सिलिन। ऑक्सिलिन जो प्रोटीन है फंक्शन एज अ को चैपेरॉन ऑफ फॉर HSC70, जो
ये प्रोटीन है ऑक्सिलिन, ये को चैपेरॉन है किसका, HSC70 का। रिक्रूट HSC70 टू क्लैथरीन कोटेड वेसिकल, स्टिमुलेट ATP हाइड्रोलिसिस बाय HSC70 टू प्रमोट एफिशिएंट डिसअसेंबली of the clathrin core, enables recycling of clathrin triclinium for further round of endocytosis। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो दो प्रोटीन है HSC17 और ऑक्सिलिन जो है, ये दो प्रोटीन क्लैथरीन कोटेड जो वेसिकल है उसकी रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म है। अगर इसको हम डायग्रामेटिक वे में मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म अगर इसका समझे तो उसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि क्लैथरीन कोटेड जैसे कि स्पेशल टाइप के किसी रिसेप्टर से जो कार्बो मॉलिक्यूल्स होगा वो बाइंड करेगा, और यहाँ पर कुछ एडाप्टर प्रोटीन्स हैं वो रिक्रूट होंगे। फिर ये एडाप्टर जो प्रोटीन है वो क्लैथरीन्स को रिक्रूट कराएंगे, और आफ्टर हाइड्रोलिसिस जब वो बेसिकली जब वेसिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा और उस वेसिकल को पिंच ऑफ करना रहेगा, जैसे कि हमने इसके पहले भी क्लैथरीन कोटेड मैकेनिज्म में देखा था, तो वहाँ भी यही प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। कौन सा, डायनामिन। अब क्लैथरीन कोटेड मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के दो बहुत ही फेमस एग्जांपल है। पहला LDL रिसेप्टर मीडिएटेड, बेसिकली LDL लो डेंसिटी लिपिड जो है उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स के थ्रू होता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका क्लैथरीन मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन का। दूसरा और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो है आयरन बाइंडिंग प्रोटीन ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन एक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है। हमारे बॉडी के अंदर आयरन मेटाबॉलिज्म का एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आयरन अपटेक की जो प्रोसेस है उसमें आयरन को हमारी डाइटरी आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए जो प्रोटीन बाइंड करता है उसे हम कहते हैं ट्रांसफेरिन। और इस ट्रांसफेरिन जो प्रोटीन है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, क्लैथरीन कोटेड वेसिकल के थ्रू। तो आप इसमें देख रहे हैं कि एक जो अडाप्टर प्रोटीन है इसमें जो 2-3 टर्म्स हैं वो बहुत समझने वाली बात है कि अगर मैकेनिज्म लगभग पूरा वही है जो हमने क्लैथरीन कोटेड वेसिकल में देखा, पर यहाँ पर कुछ टर्म्स आते हैं जैसे फेरो ट्रांसफेरिन। तो अगर ये जो कैरियर प्रोटीन है वो अगर आयरन से बाइंड है तो उसे हम कहेंगे फेरो ट्रांसफेरिन। एपो ट्रांसफेरिन अगर वो आयरन बाइंडिंग जो प्रोटीन है अगर वो आयरन से अनबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है उसको हम कह रहे हैं एपो ट्रांसफेरिन। तो ये कुछ CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टर्म्स हैं जिसको हमको यहाँ पढ़ना ज़रूरी है, तो ये आप याद रखेंगे। अल्टीमेटली ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लगभग से क्लैथरीन मीडिएटेड है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एडाप्टर प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहे हैं, डायनामिन इन्वॉल्व हो रहा है, ऑक्सिलिन प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कंप्लीट ये ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म उसका वैसे ही है जैसा कि क्लैथरीन मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन था। तीसरा जो पिनोसाइटोसिस का टाइप है वो क्लैवियोलिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है। बेसिकली हमने कैवियोलिन जो शब्द है वो सबसे पहले सुना था लिपिड ड्राफ्ट के दौरान। मैंने लिपिड ड्राफ्ट जब आपको एक्सप्लेन किया था तभी मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि लिपिड ड्राफ्ट वो ऐसे रीजन होते हैं जनरली जो मेम्ब्रेन जिसमें लेस फ्लूइडिटी होती है, और कंपेरेटिवली यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, स्फिंगोलिपिड्स और इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है, और एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन वहाँ पर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कैवियोलिन। एक्चुअली कैवियोलिन का जो मतलब होता है एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक इन्वेजिनेशन बनता है फ्लास्क से, उसी को हम कहते हैं कैवियोलिन। लिपिड ड्राफ्ट जनरली 2 टाइप के हो सकते हैं, फ्लैट जिसमें अगर वो स्ट्रक्चर फ्लैट है जिसमें फ्लोटिलिन प्रोटीन था, लेकिन इस टाइप के लिपिड ड्राफ्ट को हम कैवियोलिन लिपिड ड्राफ्ट इसीलिए कैवियोलर लिपिड ड्राफ्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कैवियोलिन प्रोटीन प्रेजेंट है और उसका जो मीनिंग होता है वो है फ्लास्क शेप, मतलब इसमें थोड़ा सा अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन होगा। बेसिकली मैंने यहाँ लिखा भी स्मॉल फ्लास्क शेप्ड इन्वेजिनेशन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज कैवियोलिन। अब इसके अंदर 2 टाइप के प्रोटीन यहाँ पर आपको यहाँ देखिए कोलेस्ट्रॉल रिच है, स्फिंगोलिपिड्स यहाँ पर ज़्यादा प्रोटीन है और कैवियोलिन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये कैवियोलिन प्रोटीन जिस तरह से क्लैथरीन काम करा था वेसिकल की कोटिंग का, वैसे ही यहाँ पर जो कोटिंग होगी किससे होगी, कैवियोलिन प्रोटीन से होगी। आप इसको डायग्रामेटिक तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इन्वेजिनेशन दिख रहा है इसी हम क्या कह रहे हैं, यही लिपिड ड्राफ्ट वाला रीजन है कौन सा, जो कैवियोलिन लिपिड ड्राफ्ट कह रहे हैं हम लोग इसको। यहाँ पर इसका जो पॉलीमराइजेशन है, तो यहाँ देखिए मल्टीपल कैवियोलिन जो प्रोटीन वो यहाँ पर अटैच हो चुके हैं इस पर्टिकुलर पिट के अंदर, और सेम वही मैकेनिज्म जो कि डायनामिन जो है उसको पिंच ऑफ करेगा और
उसको एक वेसिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। अब ये जो वेसिकल है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी, वो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट की उस प्रोटीन की या उस जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी ये मॉलिक्यूल इसके अंदर है, उस मॉलिक्यूल की जहाँ रिक्वायरमेंट होगी उसको वहाँ पर जाकर के वेसिकल के थ्रू ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो ये मैकेनिज्म था कैवेलिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। जो फोर्थ मैकेनिज्म है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की गई है, लेकिन ये माना जाता है कि एक नॉन स्पेसिफिक टाइप का ट्रांसपिनोसाइटोसिस है, जिसमें दो जो प्रोटीन है कैवेलिन और क्लैथेरिन, इनके अलावा जो कुछ प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं उनके थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेम्ब्रेन रिसाइकलिंग में, न्यूट्रिएंट अपटेक में, सेल सिग्नलिंग, इम्यून रिस्पॉन्स और पैथोजन की एंट्री में। ये जो प्रोटीन है इस तरीके से हमारे जो पिनोसाइटोसिस के जो 4 टाइप्स थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक्सोसाइटोसिस की। अभी तक हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात की जिनको हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से अंदर की तरफ लेकर के आना है, पर अब ऐसे टॉक्सिक मॉलिक्यूल जिनकी हमारी सेल को ज़रूरत नहीं है उनको बाहर लेकर के जाना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। ये जो एक्सोसाइटोसिस है वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू है, जैसे कि मैंने बताया था कंटिन्यूसली। अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस कर लिया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस। और दूसरा होता है स्पेशलाइज, जो कि हमने पढ़ा था, जैसे कि मैंने डिस्कस भी किया कि वो या तो एंडोक्राइन सेल्स, हार्मोन्स इसका एग्जांपल है, या कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स या कुछ एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स जो कि बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रेट करती है। तो यहाँ पर भी रेगुलेटेड और कोऑर्डिनेटेड मैनर में मॉलिक्यूल्स को रिलीज करने की ज़रूरत होती है, तो वो उस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को हम स्पेशलाइज टाइप का या रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस भी कहते हैं। इसके अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो जनरली इसकी जो वेसिकल का जो फॉर्मेशन होता है वो गोल्जी एपरेटस के थ्रू होता है। जो उसका सेक्रेटरी पार्ट है वहाँ पर डिफरेंट साइज की जो वेसिकल्स है उसका फॉर्मेशन होगा गोल्जी एपरेटस के अंदर। फिर इन वेसिकल्स को माइक्रोट्यूब्यूल जो कि साइटोस्केलेटन का पार्ट है उसके थ्रू सेल के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। और जब अगर इसको हमको रिलीज करना है, इस पर्टिकुलर अगर किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल से फ्यूज कराना होगा या तो फिर उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कराना होगा, तो ये जो वेसिकल का फॉर्मेशन हुआ है या ये वेसिकल या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होगी, जैसे अगर मान के चलिए उस प्रोटीन की ज़रूरत माइटोकॉन्ड्रिया में है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से फ्यूज होगा, क्लोरोप्लास्ट में है तो वो वेसिकल क्लोरोप्लास्ट में फ्यूज होगी, लाइसोसोम में अगर उस प्रोटीन की ज़रूरत है या उस मॉलिक्यूल की ज़रूरत है तो वो वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। और अगर सिक्रीट कराना है या कोशिका से बाहर लेकर के जाना है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन से फ्यूज करा दिया जाएगा, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं। अब इसमें स्पेशल टाइप के कुछ प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं स्नेयर्स प्रोटीन। अब चूंकि मॉलिक्यूल हमारे वेसिकल का फॉर्मेशन सेल के अंदर हो चुका है और उसको टारगेट मेम्ब्रेन तक लेकर के जाना है, तो वहाँ पर जो वेसिकल होगी वो उससे फ्यूज होगी, किससे? टारगेट मेम्ब्रेन से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेसिकल मेम्ब्रेन के अगर के अंदर वो स्नेयर प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं वी स्नेयर। इसको अगर हम एक डायग्राम से समझें तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। मैंने कहा कि जिस मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना है उसको इस वेसिकल के अंदर तैयार कर लिया गया है। अब ये गोल्जी बॉडी के अंदर बनी हुई है। अब इसको अगर हमको मेम्ब्रेन से फ्यूज कराना है तो यहाँ फ्यूजन के लिए कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन इन्वॉल्व है, जिसे हम कह रहे हैं स्नेयर प्रोटीन। स्नेयर प्रोटीन 2 प्रकार के होंगे, जैसे कि वी स्नेयर जो वेसिकल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, टी स्नेयर वो टारगेट मेम्ब्रेन जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वो प्रेजेंट है, उससे हम कहेंगे टी स्नेयर। अब ये वी और टी स्नेयर जो है वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं और ये जो है मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो जाता है और जो मॉलिक्यूल है उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो फिर से मैं अगर रिवाइज करना चाहूँ कि क्या है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म एक्सोसाइटोसिस का, तो जिन मॉलिक्यूल्स को सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करना है वो किसी वेसिकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे, और ये वेसिकल्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? गोल्जी बॉडी के अंदर होगा। ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स के थ्रू होता है जिसे हम कहते हैं स्नेयर्स प्रोटीन। अब जिन मेम्ब्रेन्स पे ये प्रेजेंट होंगे उसके हिसाब से इन स्नेयर्स के नाम है। अगर वो वेसिकल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है तो उसे वी स्नेयर कहते हैं, अगर वो टारगेट या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है तो उसे टी स्नेयर कहते हैं। इसके अलावा एक और प्रोटीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली ये जो प्रोसेस है वो रेगुलेटेड प्रोसेस है,
तो ये कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स है वो बेसिकली मेम्ब्रेन फ्यूजन इवेंट को बूस्ट करता है। और वो किसको एक्टिवेट करेगा, वो कैसे एक्टिवेट करेगा, तो कैल्शियम जो आयन है वो एक्टिवेट करते हैं एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन को जिसको हम कहते हैं सिलेक्टोटैलमिन। ये प्रमोट करता है एक्सोसाइटोसिस को। तो इस तरीके से ये जो एक पूरी प्रोसेस मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म जो है इसका एक्सोसाइटोसिस का, वो बेसिकली स्नेयर प्रोटीन और उसके एसोसिएटेड प्रोटीन्स के थ्रू रेगुलेट होता है। लास्ट में हम देखेंगे कि ये जो एक्सोसाइटोसिस है वो बेसिकली उसके कुछ मोड्स हैं। तो इसको हम 3 मोड्स में डिवाइड करते हैं कि इसको अगर हमने समझा कि एक्सोसाइटोसिस किस प्रकार से होता है, तो इसका पहला मैकेनिज्म है किस एंड रन एक्सोसाइटोसिस। इसमें क्या होगा, आप डायग्राम से इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जो वेसाइकल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिर्फ टच करेगी। जो भी एक्सोसाइटोसिस करना है तो ये वेसिकुलर मेम्ब्रेन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये यहाँ पर इसने टच किया और अपना जो कार्गो था या जो भी इसके मॉलिक्यूल जिसको वो ट्रांसपोर्ट करना चाह रहा था सेल से बाहर, उसने टच किया, उसको रिलीज किया और वापस ये जो वेसिकल है जैसे कि वैसे फॉर्मेशन हो गया। बहुत माइक्रो सेकेंड पे ये फ्यूज होगा, अपना अंदर का कंटेंट रिलीज करके वापस जैसे कि वैसे ये जो वेसिकल है ये तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके के मैकेनिज्म को किस एंड रन एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। सेकेंड मैकेनिज्म है फुल कोलैप्स। आप इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो वेसिकल्स है वो स्नेयर प्रोटीन के थ्रू यहाँ पर अटैच हो चुकी है कम्प्लीटली, और अटैच होकर के मेम्ब्रेन जब फ्यूज हो जाती है तो ये अपने मॉलिक्यूल को रिलीज कर देती है। और ये जो वेसिकल है ये दोबारा फॉर्म नहीं होती, मतलब अब ये जो वेसिकल की मेम्ब्रेन है अब वो पार्ट हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो इसको हम बेसिकली जो वेसिकल है वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो गई किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, तो इसलिए हम इसे कहते हैं फुल कोलैप्स फ्यूजन। तीसरी टाइप का जो मैकेनिज्म है इसमें आप देखिए इसे हम कंपाउंड एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो कंपाउंड एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा कि छोटी छोटी वेसिकल्स मिलकर के वो एक से ज़्यादा हो सकती है, तो ये वेसिकल आपस में मिलकर के कंपाउंड वेसिकल का फॉर्मेशन करती है और फिर ये कंपाउंड वेसिकल मेन वेसिकल के साथ मिलकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके के एक्सोसाइटोसिस को हम कहते हैं कंपाउंड एक्सोसाइटोसिस। तो हमने देखा कि ये डिफरेंट मैकेनिज्म थे जो मैक्रोमोलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन को हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये डिफरेंट मैकेनिज्म एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस के डिफरेंट हैं और इनके मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हमने देखे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।